2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था, जिसने पूरे के पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री को बदलकर रख दिया था। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसका नाम है स्टीव जॉब्स। और आज के टाइम पर स्टीव जॉब्स को हम एक जबरदस्त एंटरप्रेन्योर और एक मॉडर्न डे जीनियस के तौर पे जानते हैं। लेकिन शायद तक कि उनकी यही खूबी उनके इतने कम उम्र में मरने का कारण भी बना। और ये सब आखिर कैसे हुआ, आज के हमारे इस वीडियो में ये सब जानने वाले हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को हुआ था, और वो भी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जन्म के समय उनका नाम अब्दुल लतीफ जंदाली था। दरअसल उनके पिताजी का नाम अब्दुल फतह जंदाली था, जो कि सीरिया से ताल्लुकात रखा करते थे। बल्कि उनकी माँ जुबान सीएबल एक स्विस जर्मन महिला थी। इन दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में पढ़ाई के दौरान हुई थी, जिसके बाद से ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और शादी से पहले ही स्टीव जॉब्स की माँ प्रेग्नेंट हो गई थी। वे दोनों के दोनों उस अनवांटेड बच्चे से छुटकारा पाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने अबॉर्शन करवाने का डिसीजन ले लिया था। लेकिन उस समय अमेरिका के अंदर अबॉर्शन कराना गैर कानूनी था, और इसी वजह से वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाए थे। ऐसे में इन दोनों ने ये तय किया कि वह उस बच्चे को जन्म देकर किसी अच्छी फैमिली को एडॉप्शन के लिए दे देंगे। इस तरीके से स्टीव जॉब्स का जन्म एक अनवांटेड चाइल्ड के रूप में हुआ था, जिन्हें जन्म के कुछ समय बाद ही सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स को दे दिया गया था। इसके कुछ ही समय बाद स्टीव जॉब्स के बायोलॉजिकल पेरेंट्स अब्दुल फतह जंदाली और जुबान सीएबल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, और एक बेटी यानी कि स्टीव जॉब्स की बहन मोना सैमसंग को जन्म दिया, जो कि आज के टाइम पर अमेरिका की एक मशहूर नोवेलिस्ट है। दोस्तों, स्टीव और मोना दोनों एक दूसरे के हमेशा करीब रहे थे, लेकिन स्टीव ने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं रखा था। साल 1959 में स्टीव जॉब्स की फैमिली सैन फ्रांसिस्को को छोड़कर कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू शहर में शिफ्ट हो गई थी। उस समय बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ माउंटेन व्यू इलेक्ट्रॉनिक का सेक्शन बनता जा रहा था, यानी कि मेन स्ट्रीम शहर बनता जा रहा था। और शायद इसी वजह से स्टीव जॉब्स को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा करता था। साथ ही स्कूल के दूसरे स्टूडेंट उनको काफी ज्यादा तंग भी किया करते थे। हालांकि कुछ ही समय बाद स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स लॉस अल्टास में शिफ्ट हो गए थे, और इसी के चलते उनका स्कूल भी चेंज हो गया था। और इस नए स्कूल में बने स्टीव के नए दोस्त ने उनकी मुलाकात स्टीफन विजनियाक नामक एक लड़के से करवाई, जो कुछ साल पहले उसी स्कूल से पास आउट हुए थे। दरअसल स्टीव की ही तरह उनके इस नए दोस्त को इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ही ज्यादा प्यार हुआ करता था, और इसी की वजह से इन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टीव ने आगे जाकर अपने दोस्त होजनियाक के साथ मिलकर ही एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। खैर, यहाँ पर अगर स्टीव जॉब्स की स्कूल लाइफ की अगर बात करें, पढ़ाई के दौरान कुछ समय के लिए उन्होंने एचपी कंपनी में इंटर्नशिप भी की थी। लेकिन हाई स्कूल पूरा होने के बाद वे कैंपस जॉब हासिल करने में बहुत ही नाकाम रहे थे। उसके बाद इन्होंने ओरिगन के रीड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन मात्र एक सेमेस्टर के बाद वे अपने पेरेंट्स को बिना बताए इस पर्टिकुलर कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए थे। असल में उनको कॉलेज की बहुत सारे क्लासेस बिल्कुल ही व्यर्थ लगा करती थी। साथ ही ये कॉलेज बहुत ही ज्यादा महंगा भी हुआ करता था, जिसकी फीस भरना उनके पेरेंट्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। और इस स्थिति में उन्होंने कॉलेज को छोड़ना ही बेहतर समझा। हालांकि कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद वह कैंपस के आसपास ही रहने लगे, और जो भी क्लास उनको इंटरेस्टिंग लगा करती वो उसको अटेंड कर लिया करते। इसी दौरान उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस भी अटेंड करी थी, जहाँ पर उन्हें इंग्लिश वर्ड्स को खूबसूरत तरीके से लिखने की कला का अध्ययन करने का मौका मिला, जहाँ पर उन्होंने इंग्लिश वर्ड्स को खूबसूरत ढंग से लिखने की कला सीखी। आगे चलकर उनका यही आर्ट कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरीके का टाइपोग्राफी बनाने में काम आया। ये स्टीव जॉब्स की लाइफ का वो समय था जब वे अपने दोस्तों के हॉस्टल रूम में फर्श पर सोया करते थे। वे पैसे और खाने का इंतजाम करने के लिए कोका कोला के वाटर बॉटल्स का रिसाइकल का काम किया करते थे। साथ ही हर संडे को कैंपस के पास ही मौजूद हरे कृष्ण मंदिर में जाकर मुफ्त का खाना खाया करते थे। एक बार स्टीव जॉब्स ग्लो बॉक्स नामक एक डिवाइस को लेकर उनके पास आते हैं, यहाँ पर ये एक ट्रैकिंग डिवाइस था, आपको बता देता हूँ, जिसके जरिए लोग अनलिमिटेड मुफ्त में इंटरनेशनल कॉल किया करते थे, यानी कि कर सकते थे। अब क्योंकि यहाँ पर स्टीव जॉब्स पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा पागल थे, इसीलिए उन्होंने कुछ ही दिनों में अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी खुद की ब्लो बॉक्स डिवाइसेस बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर दिया। हालांकि इस पर्टिकुलर डिवाइस को बनाने का उन्हें ये भी फायदा हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर उनका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया, यानी कि 7वें आसमान पर चला गया। और आगे चलकर उनका यही कॉन्फिडेंस एप्पल को एस्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा काम आने वाला था। हालांकि एप्पल को फाउंड करने से पहले स्टीव ने अमेरिका की वीडियो गेम कंपनी अटारी में भी काम किया था, जहाँ पर साल 1974 में उनको टेक्नीशियन की जॉब दी गई थी। साथ ही उनका भारत विजिट करने का सपना भी अटारी कंपनी की बदौलत ही पूरा हो पाया था। दरअसल अटारी की तरफ से स्टीव को जब एक ट्रिप पर जर्मनी भेजा गया, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि उन्हें जर्मनी का 1 वे टिकट करवाकर रिटर्न टिकट के पैसे कैश में दे दिए जाए। और यहाँ पर कंपनी ने उनकी बात मान ली, जिसके बाद स्टीव जॉब्स जर्मनी में अपना काम निपटाकर उन पैसों की मदद से अमेरिका लौटने के बजाय भारत वापस आ गए थे। दरअसल स्टीव जॉब्स भारत में आकर स्पिरिचुअलिटी की मदद से अपने इनर सेल्फ को तलाशना चाहते थे, इसीलिए वो इंडिया आकर यहाँ के पूरी तरीके से कल्चर में ढल गए थे। यहाँ रहते हुए वो हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहना करते थे, और गाँव के लोगों की तरह अक्सर नंगे पाँव चला करते थे। और ये नंगे पाँव चलने वाली आदत स्टीव जॉब्स के साथ हमेशा रही, क्योंकि
अक्सर उनके ऑफिस के अंदर उनको नंगे पांव ही देखा जाता था। और भारत की ये ट्रिप स्टीव जॉब्स के लिए बहुत ही बड़ी लाइफ चेंजिंग साबित हुई थी, क्योंकि इंडिया में रहकर उन्होंने इस चीज को जाना कि इंसान का अंदर का ज्ञान उसकी समझ बुद्धि से काफी ज्यादा अधिक होता है। और भारत के जिस पावरफुल इंटीग्रेशन को वो अपने साथ लेकर अमेरिका लौटे, उसी ने उन्हें 1976 में स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वैंग के साथ मिलकर एप्पल कंपनी शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। ये पूरी बात उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताई है। शुरुआत में स्टीव जॉब्स का गैराज उनके इस कंपनी का हेडक्वार्टर हुआ करता था और इसी गैराज में उन्होंने एप्पल का पहला कंप्यूटर यानी कि एप्पल 1 बनाया था। और ये पर्टिकुलर कंप्यूटर आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर से बिल्कुल अलग था। ना तो इसके अंदर कोई कीबोर्ड था और ना ही किसी प्रकार का स्क्रीन। सही मायनों में ये एक तरीके की किट की तरह था, जिसे लोग अपने हिसाब से किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते थे। उस समय टेक्नोलॉजी का सारा काम वोजनियाक देखा करते थे। यहाँ पर स्टीव जॉब्स टेलीफोन पर हमेशा इन्वेस्टर ढूंढा करते थे। इसके बाद एप्पल 1 के बाद इन्होंने अगले ही साल एप्पल 2 को मार्केट में उतार दिया, तो सही मायनों में एक पर्सनल कंप्यूटर के रूप में दिखा करता था। कुछ समय बाद एप्पल 2 पर्सनल कंप्यूटर रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा चेहरा बन गया। इसके बाद अगले 3 सालों के अंतर्गत एप्पल की सेल 118 मिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर गई थी। लेकिन एक तरफ जहां पर एप्पल 2 बहुत ही ज्यादा कामयाब रहा था, तो वहीं पर कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए थे, जिसमें एप्पल 3 और लीसा कंप्यूटर का भी नाम शामिल था। और ऐसा ही कुछ 1994 में लॉन्च किए जाने वाले एप्पल मैकिंटोश के साथ भी हुआ था, कि देखा जाए तो अपनी एक्सपेक्टेशन में बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा था। अब यहाँ पर जो कि मैकिंटोश डिवीजन के इंचार्ज स्टीव जॉब्स थे, इसीलिए इस असफलता का पूरा श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। यहाँ तक कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको सभी पदों से हटा दिया और कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये स्टीव जॉब्स की लाइफ एक बेहद ही कठिन समय था, लेकिन उन्होंने इसका भी सामना चैंपियन की तरह किया। दरअसल एप्पल से रिजाइन देने के बाद उन्होंने नेक्स्ट नामक एक अपनी ही सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की और साथ में पिक्सर कंपनी के मेजोरिटी ऑफ द स्टेक्स खरीदकर उसके चेयरमैन व सीईओ भी बन गए। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पिक्सर वही कंपनी है जिसने स्टीव जॉब्स के कार्यकाल के दौरान साल 1995 में दुनिया की सबसे पहली फीचरलेस 3D एनिमेशन फिल्म टॉय स्टोरी को बनाया था। इस तरीके से स्टीव जॉब्स एप्पल से निकलने के बाद भी कामयाबी की बुलंदियों को छूते रहे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में एप्पल कंपनी की हालत बेहद ही ज्यादा खराब हो गई थी और 1997 में यह कंपनी बैंक करप्ट होने की कगार पर पहुंच गई थी। और आखिरकार कंपनी को बचाने के लिए स्टीव जॉब्स को वापस से एप्पल का सीईओ बनाया गया। स्टीव जॉब्स इस बार नेक्स्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम भी लेकर आए थे और फिर आगे चलकर यही ओएस मैक ओएस के नाम से जाना जाने लगा। और इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से स्टीव ने एप्पल को डूबने से बचा लिया था। और इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक ऐसे बड़े कमाल करके दिखा दिए। इन बदलाव ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल कर रख दिया था हमेशा के लिए। दरअसल साल 2001 में स्टीव जॉब्स ने आईपॉड को लॉन्च किया, जिसने न सिर्फ लोगों के म्यूजिक को सुनने के तरीके को बदला, बल्कि पूरे के पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री को ही बदल कर रख दिया था। इसके बाद साल 2007 में अंततः वो दुनिया के सामने एप्पल आईफोन लेकर आते हैं, जिसको आज भी इतिहास का सबसे बड़ा लॉन्च माना जाता है, क्योंकि आईफोन ने रातों रात स्मार्टफोन इंडस्ट्री के गेम को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। और ये तो महज एक शुरुआत थी, जिसके बाद स्टीव जॉब्स को और भी बहुत आगे तक जाना था, लेकिन अब उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। दरअसल स्टीव जॉब्स की हेल्थ प्रॉब्लम 2003 में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि एक बार जब उनके किडनी में स्टोन के चलते सिटी स्कैन किया गया था, तब डॉक्टर्स को ये पता चला कि उनको सिर्फ किडनी स्टोन्स की ही नहीं, कि न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर भी था, जो कि एक तरीके का रेयर पैंक्रियाटिक कैंसर होता है। और स्टीव जॉब्स ने अपनी इस हालत का जिम्मेदार अपने बिजी शेड्यूल को ठहराया था। दरअसल स्टीव जॉब्स ने बहुत ही लंबे समय तक एक साथ पिक्सर और एप्पल कंपनी को संभाला था अकेले दम पर, जिसकी वजह से वो सुबह 7 बजे घर से निकलकर रात को 10 बजे घर वापस लौट पाते थे काम से। इसके साथ साथ स्टीव जॉब्स अपनी सेहत को लेकर काफी ज्यादा लापरवाह थे, यहाँ तक कि अपने पैंक्रियाटिक कैंसर के सर्जरी को भी वे 9 महीने तक डिले करते रहे थे। लेकिन बाद में आगे चलकर जब उनकी सेहत और भी ज्यादा खराब हो गई, तब उन्हें आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पछतावा भी झेलने को मिला। लेकिन बहुत सालों तक लड़ने के बाद भी वो इस खतरनाक बीमारी को हरा नहीं पाए, जिसके चलते 5 अक्टूबर 2011 के दिन दोपहर 3 बजे के आसपास महज 56 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। बाकी आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।